महापुरुष जन्मे हैं और उन्हीं की विचारधारा को लेके आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी और हमारी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जो निरंतर कार्य कर रहे हैं, उन्हीं से प्रेरित होके और बहुजन महापुरुषों से प्रेरित होके मैं निरंतर अपनी जो समाज को, जो शोषित, वंचित और मजदूर वर्ग, जो प्रताड़ित वर्ग, जो दलित समाज और SC ST OBC को लेके हम लोग माइनॉरिटी, इनके इनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से संवैधानिक रूप से इनको हक अधिकार मिले। और आज भी पूरे भारत देश में छुआछूत, जातिवाद और राजनीतिक भेदभाव के कारण जो SC ST OBC की कई ऐसी जातियां हैं जिनके साथ आज भी इतना भेदभाव होता है भारत देश में कि हत्याएं हो जाती हैं, कहीं बैठने पे, या राजनीतिक जो शादी विवाह होते हैं कहीं घोड़ी पे निकल जाए तो पथराव हो जाते हैं हमारे इस टीकमगढ़ जिले में। भारत देश में भी कभी मूछे रख लें, अगर बुलेट पे बैठ के निकल जाए तो उनकी हत्याएं हो जाती हैं। तो इसके संदर्भ में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज नगीना से सांसद हैं, उन्हीं के द्वारा जो एक मुहिम 2018 में चलाई गई थी, भीम आर्मी, और भीम आर्मी का एक मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ टीकमगढ़ जिले से, और निरंतर अपने समाज के लिए हर समय खड़ा रहता हूँ। और जब तक हम लोग राजनीति में सक्रिय नहीं होंगे, हम अपने समाज को न्याय नहीं दिला पाएंगे। जी, जैसा कि सर ने अपना परिचय बताया कि जो हाशिए का समाज है, जो पिछड़ा है, जो बैकवर्ड है, जो वंचित है, उनके अधिकारों की, उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं सर, और सामाजिक और राजनीतिक दोनों परिप्रेक्ष्य में इनकी पृष्ठभूमि रही है। सर, आप भीम आर्मी से हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि भीम आर्मी सेना या सैन्य बल है? भीम आर्मी सेना है या सैन्य बल है, या एक सामाजिक या राजनीतिक संगठन है? आप इसे डिस्क्राइब करें थोड़ा हमारे ऑडियंस को। ये सामाजिक संगठन है जो भीम आर्मी, जो भीम, जो बाबा साहब की जो सेना जिसको बोल सकते हैं हम लोग, जो बाबा साहब की विचारधाराओं पे चलती। जैसे सेना का काम रहता है अनुशासन, देश हित में काम करना, तो भीम आर्मी जो सामाजिक संगठन है इसका काम है जो किसान, कमेरे और जो पिछड़े दलित समाज के लिए कार्य करना, इनकी रक्षा करना। आज भी हमारे देश में संविधान लागू है, लेकिन कई हमारी जो दलित समाज हुई या बहुजन समाज हुई, इन पे अन्य अत्याचार आए दिन हो रहे हैं, तो उनकी रक्षा भीम आर्मी करती है हमेशा। भीम आर्मी जैसे कि वो अधिकार की बात करता है, वंचितों के, शोषित वर्गों की बात करता है, तो जो शोषित तबका है, जो वंचित तबका है, उनके अधिकार के लिए वो खड़ा होता है, तो वो किन माध्यमों से, किस तरीके से, क्या रणनीति होती है, वो कैसे न्याय दिलाता है, क्या योजना है उसके पास? सर्वप्रथम अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो सर्वप्रथम वो हमारे किसी भी उस क्षेत्र के भीम आर्मी कार्यकर्ता को अवगत कराता है, और अवगत कराने के बाद भीम आर्मी कार्यकर्ता हो या उस क्षेत्र का पदाधिकारी होते हैं, वो उनके पास जाते हैं। तो उनकी अगर FIR लिखी है, या कोई राजनीतिक दबाव उन पे बनाया जा रहा है, या फिर जी। कोई कुछ ऐसे दबंग रहते हैं जिनके कारण व्यक्ति अपने गांव से निकल के थाने तक नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पे भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता हजारों की संख्या में भी पहुंच जाते हैं और न्याय दिलाते हैं। अगर पुलिस प्रशासन थाना नहीं सुन रहा है तो हमारे लोग जो कप्तान का कार्यालय आता है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वहां पे घेराव करते हैं। अगर वहां पे नहीं सुनते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष जी रहते हैं, वो प्रदेश स्तर पर इसके लिए काम करते हैं। अगर यहाँ से भी नहीं होता तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विनयरतन जी और चंद्रशेखर आजाद जी तक ये बात पहुंचती है, और निश्चय ही आज तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं हो जिसको भीम आर्मी ने सॉल्व नहीं किया हो। जी, जैसा कि मैं बात करूं, महिला सशक्तिकरण में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए कौन से विशेष प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए काम कर रहे हैं, जो समाज के जमीनी स्तर पर प्रयास किया हो? आजकल जैसे आपको ज्यादातर देखा है कि महिलाओं के साथ शोषण हो जाता है, कहीं भी कुछ हो जाता है, तो गांव में एक एक मानसिकता बन जाती है कि जो दलित समाज की महिलाएं होती हैं उनके साथ कोई हो जाता है तो उसको उतना वो नहीं लेते हैं, छेड़छाड़ हो जाती हैं। तो इसमें हमारी भीम आर्मी महिलाएं भी, टी विंग है जो महिला विंग है, वो उनसे संपर्क करती हैं और प्रशासन को अवगत कराते हैं। कहीं भी कोई शोषण होता है या बलात्कार होता है, जैसे हाथरस में हुआ था वाल्मीकि समाज की
बच्ची के साथ, तो उसमें भीम आर्मी ने पूरे देश में धरना किया था। इसी प्रकार से आरोपियों को न्याय दिलाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि थाने तक भी नहीं पहुंच पाती हैं महिलाएं। नॉर्मल आम सी चीजें जो छेड़खानी वाली रहती हैं वो भी चीजें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि गांव में महिलाएं चप्पल पहन के नहीं निकल सकती। टीकमगढ़ जिले में आज भी इतनी सामंतशाही और इतनी जातिवादी मानसिकता के व्यक्ति रहते हैं। और ऐसे हैं कि कभी महिलाएं स्कूल जाती हैं तो कई प्रकार की बच्चियों को होती हैं मानसिकता, स्कूलों में भी होती हैं जी जातिवाद। तो आदमी निरंतर स्कूल से लेके हर जगह रहते, कोई भी होता है तो हम लोग वहां पे पहुंचते हैं। सर, जैसा कि मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि जैसे कि भारत देश में कई पार्टियां और संगठन बन चुके हैं, तो क्या भीम आर्मी या भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष या चीफ जो भी हैं, तो क्या उन्हें लगता है कि जो अन्य पार्टियां हैं उन पार्टियों से हम बेहतर कर रहे हैं, या वो पार्टियां इतना कारगर नहीं है इसलिए भीम आर्मी, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां होते हुए भी फिर भीम आर्मी का निर्माण हुआ, भीम आर्मी पार्टी आई, तो मतलब इसके पीछे की क्या वजह थी, यानी कि और जो पार्टियां हैं वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं इसलिए भीम आर्मी पैदा हुई क्या? भीम आर्मी का आने का उद्देश्य यही था कि जब भी हमारे समाज पे कोई ऐसे अत्याचार होते थे या रैली निकल रही है, आज भी देश में कई जगह रैलियां नहीं निकलती हैं बाबा साहब की, निकलने के लिए परमिशन नहीं मिलती या कुछ हो जाता है या दंगे हो जाते हैं, रैलियों को रोक लेते हैं। तो वहां पे जब तक हमारी जो कुछ पार्टियां पूर्व में थी तो वो सत्ता का इंतजार करती थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ये परिवर्तन करेंगे। लेकिन भीम आर्मी बिना किसी सत्ता में आने के बाद भी पुलिस प्रशासन से लेके देश में जो आरक्षण के लिए भी बदलने का जो काम किया था 2018 में, उसमें भी भीम आर्मी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। तो बिना सत्ता के भी हम लोग सरकार को झुका सकते हैं, जो भीम आर्मी ने किया है। सर, भीम आर्मी या कि भी जो भी चाहे सांसद हो अपने, उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो भीड़ इकट्ठा करते हैं, स्टंटबाजी करते हैं, बाबा साहब आइडियोलॉजी पर वो काम नहीं करते हैं, तो इस पर क्या है? मतलब आए दिन आरोप लगता है कि भीम आर्मी के जो बेरोजगार युवा हैं, जो यूथ हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें एक एक बुद्धिजीवी वर्ग उसमें शामिल नहीं होता है, वो इतना सक्षम नहीं होते हैं, तो भीड़ मतलब भीड़ इकट्ठा होता है, ये आरोप लगता है। मतलब कहा जाए तो इशू बेस्ड होता है वो, अगर कोई मतलब मामला होता है तो वो जाकर के भीड़ इकट्ठा करते हैं, जमावड़ा खड़ा करते हैं, मतलब इशू बेस्ड काम करते हैं ताकि पब्लिक स्टंट हो सके। क्या आप इसके बारे में कहना चाहेंगे? नहीं, अगर भीड़ इकट्ठा नहीं है, हमारे जो संगठन है, संगठन का प्रत्येक पदाधिकारी, अगर राजस्थान में अगर आप बोलोगे कि मीटिंग करनी है या कुछ हो गया है तो मध्य प्रदेश से पूरा संगठन का एक एक पदाधिकारी जो कैडराइज रहते हैं। हमारे संगठन में 40 से 50 साल और 60 साल और 70 साल के भी व्यक्ति हैं, लेकिन लोगों को वो नहीं दिखता है, लोगों को युवा। अब जिस ओर युवा रहेंगे, हमारे देश का भविष्य युवा तय करते हैं। तो भीम आर्मी युवा है और सेना में जवान भी रहते हैं, तो वो 18 से 50 तक के रहते हैं। तो हम लोग देश के हित में काम करते हैं, हम लोग युवा हैं। युवा होने के बाद जैसे ही हम हर चीज सीख जाते हैं, फिर हम लोग आजाद समाज पार्टी में उसके उसमें जाते हैं, फिर हम लोग निर्माण। भीड़ इकट्ठा करने का हम लोगों का कोई मतलब नहीं आता। अगर सरकार जिस प्रकार संविधान में लिखा है उस प्रकार से अगर कार्य करेगी तो भीम आर्मी को कोई भीड़ इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब सरकार नहीं सुनेगी तो लोग सड़कों पे आएंगे। माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि अगर तुम्हारी जनसंख्या संसद या विधानसभा में नहीं हो तो सड़कों पर बराबर होनी चाहिए। तो भीम आर्मी वही काम करती है। बाकी मैं मैं भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष से पर्सनली एक सवाल, जैसे कि अभी ग्वालियर खंडपीठ में जो बाबा साहब का मूर्ति का मामला आया था सामने, कि मतलब उसे नहीं लगाने देने का प्रयास किया जा रहा था, जो कि अभी मामला चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि मूर्ति लगी हुई है, हाई कोर्ट में हमारे बाबा साहब की मूर्ति लगी थी। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि वहाँ भी भीम आर्मी ने हाथापाई करी थी। तो जैसे बाबा साहब के अगर विचार की बात करें सर, तो बाबा साहब मूर्तियों के लगाने के पक्षधर नहीं थे। बाबा साहब की मूर्तियों के लगाने के पक्षधर नहीं थे, और जहाँ तक है कि जो कि लोगों की भावना जुड़ी है बाबा साहब की मूर्ति से, ओब्वियसली वो कोई भी
बाबा साहब का अनुयायी होगा तो वो आहत होगा, लेकिन अगर उनकी शिक्षाओं की बात अगर किया जाए तो वो कहीं न कहीं बाबा साहब मूर्तियों के लगाने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि उस विचारों को, उस आंदोलन को जीवित रखने के पक्षधर में थे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जबकि आए दिन मतलब कोई भी वो होता है तो भीम आर्मी वहाँ एक्टिवली दिखती है। नहीं, तो अगर मैम, अगर बाबा साहब ने एक बात कही है कि जी, मुझे मूर्ति के रूप में ना स्थापित करें, मेरे बारे में पढ़ें। जी, मुझसे एक चीज जो ग्रहण करने की है वो मेरी शिक्षा शिक्षा के बारे में पढ़ें। लेकिन क्या है, आज भी बाबा साहब की प्रतिमा लगी हैं कई जगह, तो आज भी लोग, मनुवादी लोग, उनको तोड़ देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, सिर फोड़ देते हैं। अगर उनको अगर मतलब नहीं होता, आज भी 77 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन फिर भी आज भी बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है, और किसी महापुरुष की प्रतिमा तोड़े हुए आपने देखा है कहीं पे? लेकिन आए दिन देश में किसी ना किसी जिले में एक ना एक प्रतिमा टूटती है। जब ग्वालियर में चीफ जस्टिस ने आदेश कर दिया कि इस कानून का जो मंदिर है, संविधान के अनुसार जो बनाए गए हैं न्यायालय में, उसमें उस महापुरुष की प्रतिमा लगाई जा रही थी जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, और जो कानून की कई डिग्रियां उपाधियां लिए हुए हैं, उस महापुरुष की प्रतिमा जब चीफ जस्टिस ने बोल दिया कि यहाँ पे लगाई जाएगी, लेकिन कुछ मनुवादी वकील, 2 से 4 वकील होंगे, वो विरोध कर रहे हैं, तो ये गलत है। हम लोगों ने तो बोला नहीं भीम आर्मी ने कि ग्वालियर में लगाइए, लेकिन चीफ जस्टिस ने जब आदेश दिया, तब हमारे महापुरुष बाबा साहब का जब अपमान किया गया, जब प्रतिमा लगने वहां पे पहुंची, तो मनुवादी बोलने लगे कि इस प्रतिमा को हम तोड़ देंगे, यहाँ पे नहीं लगने देंगे। तो फिर भीम आर्मी वहां पे अपने मेरे महापुरुषों से का नहीं मेरे करेगी। से एक अहम सवाल, आप भीम आर्मी से जुड़े हैं और भीम आर्मी चाहे वो फूले दाम्पत्य की बात हो या मान्यवर साहब की बात हो, तो भारत रत्न के लिए क्या प्रयास कर रहा है? और जैसे कि आपने मूर्तियों को तोड़ने की बात की, बिल्कुल आपने सही बात की कि बाबा साहब मूर्ति लगाने के पक्षधर में नहीं थे, लेकिन वो हमारा न्यायिक था, हमारा अधिकार था, उसके लिए हमने लड़ाई लड़ा। बिल्कुल आपने सही बात बोली। तो जो बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं आए दिन, तो उसके लिए क्या कोई विशेष प्रावधान की आप लोग माँग कर रहे हैं या होना चाहिए? आपका क्या राय है इस पर? नहीं, ये हम लोग कर रहे हैं कि बाबा साहब की जिस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, जब वो जी, बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ सकते हैं, तो उन पे एनएसए लगना चाहिए। जो भी बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ता है, उस पे एनएसए लगना चाहिए। वो संविधान विरोधी व्यक्ति है, वो देश विरोधी व्यक्ति है, जो बाबा जी, साहब की प्रतिमा तोड़ता है, और उसको कम से कम 5 से 6 महीने की आजमानतीय सजा होनी चाहिए। जी। और सरकार इस पे कर सकती है, सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आप लोग की क्या योजना है? आप लोग की क्या माँग है ऐसे चीज़ों के लिए? चाहे ब मैंने दाम्पत्य फूले की भारत रत्न की माँग करी, बताया बोला मैंने, और मानवर साहब की, तो इसके लिए क्या योजना है? नहीं, मानव साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि इस बहुजन समाज में बाबा साहब के बाद अगर कोई जन्मा है तो वो मानव साहब हैं। अगर मानव साहब नहीं होते तो आज बहुजन समाज राजनीतिक तौर पे नहीं होता ना। अगर बीएसपी जो बहुजन समाज पार्टी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, तो वो कहीं ना कहीं मानव साहब, और हम लोग भी अगर राजनीति में अगर आज सरपंच भी बनना अगर बन पा रहे हैं तो मानव साहब के कारण, वरना बहुजन समाज को ये भी नहीं पता था कि हम लोग सरपंच किस तरीके से बनते हैं, विधायक किस तरीके से, और सांसद किस तरीके से। जी। तो उनको जरूर मिलना चाहिए। अगर बहुजन समाज में बाबा साहब के अगर बात कोई हुआ है तो मानव काशीराम जी, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। विजय बिल्कुल प्रोसेस। इस बात को सभी लोग मानते भी हैं और हम भी इस बात को मानते हैं। लेकिन अगर कहीं न कहीं देखा जाए तो एक समय रहा है, दौर रहा है जब मानवर साहब थे, मानवर साहब ने उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार सरकार बनाई। 4-4 बार सरकार बनाने के साथ ही अन्य प्रदेशों में भी जो है बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व